Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read social science, geography, our environment, class 7th, chapter number 9. Okay, and the chapter number 9 is life in the temperate grasslands. Okay, and students, today we have to start from page number 68. Okay, and this is video third of chapter number 9, video third. All right students, so let's start. The wells, today we will read about the wells. Okay, so let us say the temperate grasslands of South Africa are called the velds. Velds are rolling plateaus with varying heights ranging from 600 meter to 1100 meter. It is bound by the Drakensberg mountains on the east. To its west lies in Kalahari Desert. On the northeastern part, high velds are located and attain a height of more than 1600 meter. In some places, look at the map of Africa. Name the countries that are covered by the velds. The tributaries of rivers Orange, Limpopo drain the regions. ठीक है, तो हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स वेल्ड के बारे में. ठीक है, तो वेल्ड क्या है? ये हैं साउथ अफ्रीका के. ठीक है, साउथ अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल वेल्ड होते हैं. ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं. The temperate grassland of South Africa are called the velds. ओके, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को वेल्ड कहते हैं. वेल्ड्स आर रोलिंग प्लेट्यूज विथ वेरिंग हाइट्स रैंकिंग फ्रॉम 600 मीटर टू 1100 मीटर. ओके, वेल्ड 600 मीटर से 1100 मीटर तक की विभिन्न ऊंचाई वाले उर्मिल पठार होते हैं. ठीक है, टू इट्स west, all right, to its west lies the Kalahari desert. और इसके पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान स्थित है. On the northern east part, high velds are located that attain a height of more than 1600 meter in some places. Okay, और इसके उत्तर पूर्व में स्टूडेंट्स उच्च वेल्ड स्थित है. हाई वेल्ड्स इसके उत्तर पूर्व में स्थित है. हाई वेल्ड यानी उच्च वेल्ड स्थित है जिसकी ऊंचाई कुछ स्थानों पर 1600 मीटर से भी ज़्यादा है. लुक एट द मैप ऑफ अफ्रीका. अफ्रीका के मानचित्र को देखिए. नेम द कंट्रीज दैट आर कवर्ड बाय द वेल्ड्स. ओके, और अफ्रीका का मानचित्र देखिए और वेल्ड से घिरे प्रदेशों के नाम बताइए, देशों के नाम बताइए. द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर्स ऑरेंज एंड लिम्पोपो ड्रेन द रीजन. और ऑरेंज एवं लिम्पोपो नदी की सहायक नदियां इस प्रदेश को सिंचित करती है. ओके, तो हमने पढ़ा स्टूडेंट्स वेल्ड के बारे में. वेल्ड दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को कहा जाता है. ध्यान रखिएगा, साउथ अफ्रीका के घास स्थल को क्या कहा जाता है? वेल्ड कहा जाता है. वेल्ड 600 मीटर से 1100 मीटर की तक की विभिन्न ऊंचाई वाले पठार होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं. ओके, और यह डेक्सबर्ग पर्वतों से घिरा हुआ है. किससे घिरा हुआ है? डेक्सबर्ग पर्वतों से घिरा हुआ है. इसके पश्चिम में कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी रेगिस्तान स्थित है. और इसके उत्तर पूर्व में उच्च वेल्ड, हाई वेल्ड स्थित है जिसकी ऊंचाई कुछ स्थानों पर 1600 मीटर से भी अधिक होती है. तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर देखेंगे अफ्रीका का मानचित्र, वेल्ड इन अफ्रीका. तो आप देखेंगे कि वेल्ड से जो घिरे देशों के नाम आपको बताने हैं. आप देखना यहाँ पर वेल्ड से घिरे हुए देश यहाँ पर बताए गए हैं, उसका नाम आप रफ कॉपी में लिखिए, फाइंड करिए इस आंसर को. और ऑरेंज और लिम्पोपोपो जो नदी है, वे उसकी जो सहायक नदियां हैं वे इस प्रदेश को सिंचित करती हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्लाइमेट. अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स क्लाइमेट के बारे में. क्लाइमेट इन द वेल्ड, वेल्ड में कैसी जलवायु होती है. तो चलिए पढ़ते हैं. द वेल्ड्स हैव अ माइल्ड क्लाइमेट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन ओशियन. विंटर्स आर कोल्ड एंड ड्राई. Temperature vary between 5 degrees centigrade and 10 degrees centigrade and July is the coldest month. Summers are short and warm.
जोहेंसबर्ग रिकॉर्ड्स अबाउट 20 डिग्री टेम्परेचर इन द समर। तो क्लाइमेट कैसी है स्टूडेंट्स वर्ल्ड की, जलवायु के बारे में चलिए पढ़ते हैं। द वेल्स हैव अ माइल्ड क्लाइमेट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन ओशियन। तो स्टूडेंट्स हिंद महासागर के इन्फ्लुएंस के कारण, हिंद महासागर के प्रभाव के कारण वेल्ड की जलवायु नम होती है। ठीक है, वेल्ड की जलवायु नम होती है शीत ऋतु में। ठीक है, शीत ऋतु यहाँ की ठंडी एवं शुष्क होती है, कोल्ड एंड ड्राई होती है। और इस दौरान यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य में ही रहता है। एंड जुलाई इज़ द कोल्डेस्ट मंथ, और वहाँ पर जुलाई सबसे ठंडा महीना होता है। समर्स आर शॉर्ट एंड वार्म, और गर्मियाँ छोटी और गर्म होता है। गर्मियों में वहाँ पर छोटा और अल्पकालिक एवं गर्म होती है वहाँ की जलवायु। जोहेंसबर्ग रिकॉर्ड्स अबाउट 20 डिग्री टेम्परेचर इन द समर, और ग्रीष्म ऋतु में जोहान्सबर्ग का तापमान लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है। ओके, नाउ हियर स्टूडेंट्स वी विल रीड अबाउट डू यू नो। चलिए पढ़ते हैं, क्या आप जानते हैं। द वर्ल्ड नेम वॉज गिवन बाय द डच सेटलर्स बिफोर साउथ अफ्रीका वॉज कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिश। ओके, तो स्टूडेंट्स दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पहले यह वर्ल्ड नाम डच अधिवासियों द्वारा दिया गया था। ओके, तो दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेश, कॉलोनाइज्ड, ओके, कॉलोनाइज्ड मीन्स उपनिवेश, ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पहले यह जो नाम वर्ल्ड था यह डच अधिवासियों के द्वारा दिया गया था। सो लेट्स डू, अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, चलिए कुछ करके सीखते हैं। सम टाइप ऑफ ग्रास ग्रोज ऑन ऑलमोस्ट एवरी सरफेस ऑफ द अर्थ। लिस्ट नेम्स ऑफ प्लेसेस वेयर यू हैव ऑब्जर्व्ड ग्रास ग्रोविंग। एग्जाम्पल lawns, cricket field, between cracks of a sidewalk, etc. Okay, so some type of grass grows on almost every surface of the earth. किसी न किसी प्रकार की घास पृथ्वी के धरातल पर लगभग सभी जगह पाई जाती है। ठीक है, किसी न किसी प्रकार की घास पृथ्वी के धरातल पर लगभग सभी जगह पाई जाती है। और आपको स्टूडेंट्स लिस्ट करना है, कुछ नाम लिखने हैं, बताने हैं, और प्लेसेस वेयर यू हैव ऑब्जर्व ग्रास ग्रोइंग, कहाँ पर आपने घास को उगते हुए देखा है, उन स्थानों के नाम बताइए। अब कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे लॉन, ओके, क्रिकेट फील्ड, बिटवीन क्रैक्स ऑफ अ साइड वॉक, एक्सेट्रा। क्रिकेट के मैदान, पार्श्व मार्ग की दरारों के इत्यादि में। ओके, तो यहाँ पर आप घास के मैदान देख सकते हैं। तो आपको और भी नामों के लिस्ट करने हैं, और भी नाम बताने हैं जहाँ पर आप अक्सर घास के मैदानों को या घासों को उगते हुए देखते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स डू, चलिए पढ़ते हैं, आओ कुछ करके देखें। वेल्स लाई इन द सदर्न हेमिस्फीयर। व्हेन इट इज समर्स इन वेल्स, व्हाट सीजन वुड इट बी इन द प्रेयरीज। ओके, वेल्ड दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जब वेल्ड में ग्रीष्म ऋतु होती है तो उस समय प्रेयरी में कौन सी ऋतु होगी। ओके, तो आप बताइए, आपने चैप्टर पढ़ा, वेल्ड दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है स्टूडेंट्स वेल्स, दक्षिणी गोलार्ध में। तो जब वेल्ड में ग्रीष्म ऋतु होती है तो उस समय प्रेयरी, ठीक है, उस समय प्रेयरी में कौन सी ऋतु होगी, तो अंदाजन लगाइए आप। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, पेज नंबर 69, चलिए पढ़ते हैं। द वेल्स रिसीव रेनफॉल मेनली इन द समर मंथ्स फ्रॉम नवंबर टू February. This is mainly because of the warm ocean's currents that wash the source of the wells. If the rainfall is scanty in the winter months from June till August, drought may occur. Okay, तो स्टूडेंट जो वेल्ड होते हैं वे रिसीव रेनफॉल मेनली इन द समर मंथ्स। ठीक है, तो वेल्ड क्षेत्र में वर्षा कहाँ पर होती है, ग्रीष्मकालीन महीनों में होती है। ठीक है, वेल्ड क्षेत्र में वर्षा ग्रीष्मकालीन महीनों यानी नवंबर से फरवरी के महीने में होती है। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द वार्म ओशियन करेंट्स दैट वॉश द शोर्स ऑफ द
वेल्स। यह वेल्ड के तट पर, शोर मीन्स तट, या वेल्ड के तटों पर गर्म महासागरीय जलधारा के प्रवाहित होने के कारण होती है। इफ द रेनफॉल इज स्कैंटी इन द विंटर मंथ्स फ्रॉम जून टिल अगस्त, ड्रॉट में अकर। ओके, यदि शीत ऋतु में जून से अगस्त तक के महीनों में वर्षा कम होती है तो यह क्षेत्र सूखाग्रस्त हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट फ्लोरा एंड फौना। अब हम पढ़ेंगे वनस्पति और प्राणी जगत के बारे में। द वेजिटेशन कवर इज अ स्पैर्स, ग्रासेस डोमिनेट द लैंडस्केप, रेड ग्रास ग्रोज इन बुश वेल्ड्स, इन द हाई वेल्ड्स एक्सेसिया एंड मरूला are seen to be growing. The animals of the velds are primarily lions, leopards, cheetah and kudu. Okay, figure 9.6 you can see the figure, the picture of leopard. Okay, तेंदुआ हम देख सकते हैं। सो वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत, फ्लोरा एंड फौना। सो लेट्स रीड। द वेजिटेशन कवर इज स्पैर्स। ओके, तो जो यहाँ की वनस्पति है वो बिखरी होती है, दूर दूर होती है, विरल होती है। ग्रासेस डोमिनेट द लैंडस्केप, अधिकतर स्थल जो होते हैं वो घासों से ढके रहते हैं। रेड ग्रास ग्रोज इन बुश वेल्ड्स। ओके, और लाल घास वेल्ड की झाड़ियों में पैदा होती है। इन द हाई वेल्ड्स एक्सेसिया एंड मरूला आर सीन टू बी ग्रोविंग। ठीक है, और बबूल एवं मारोला, ठीक है, एक्सेसिया एंड मरोला यानी बबूल और मरूला ऊंचे हुए वेल्ड में उगते दिखते हैं। द एनिमल्स ऑफ द वेल्ड्स आर प्राइमरली लॉयंस। ठीक है, द एनिमल्स ऑफ द वेल्ड्स आर प्राइमरीली लॉयंस, लेपर्ड्स, चीता एंड कुडू। ओके, और यहाँ पर स्टूडेंट्स वेल्ड के प्रमुख जानवर शेर, तेंदुआ, चीता एवं कुडू है। कौन है यहाँ के प्रमुख जानवर? शेर, तेंदुआ, चीता एवं कुडू। ओके, नाउ पीपल, वी विल रीड अबाउट पीपल। यहाँ के लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं। Velds are known for cattle rearing and mining. Okay, the soils are not very fertile in the velds due to the presence of discontinuous grasses exposing barren surface. However, where the land is fertile, crops are grown. The main crops are maize, wheat, barley, oats, and potato. Cash crops like tobacco, sugarcane, and cotton are also grown. ओके, सो यहाँ के लोग क्या हैं स्टूडेंट्स? जो यहाँ के लोग हैं वो कैटल रेयरिंग यानी पशुपालन के लिए प्रसिद्ध होते हैं। चलिए पढ़ते हैं। वेल्ड्स आर नोन फॉर कैटल रेयरिंग एंड माइनिंग। माइनिंग मीन्स खनन, खान में काम। ठीक है, तो वेल्ड जो है वो पशुपालन और खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। द सॉयल्स आर नॉट वेरी फर्टाइल इन द वेल्ड्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसकंटिन्यूअस ग्रासेस एक्सपोजिंग बैरन सरफेस। ओके, और वेल्ड की जो मिट्टी है वो अधिक उपजाऊ नहीं होती है। आर नॉट वेरी फर्टाइल इन द वेल्ड्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसकंटिन्यूअस ग्रासेस एक्सपोजिंग बैरन सरफेस। ठीक है, तो यहाँ की मिट्टी यद्यपि उपजाऊ नहीं है, वहाँ फसल उगाई जा सकती है। और यहाँ की मिट्टी क्यों उपजाऊ नहीं है? क्योंकि यहाँ पर बैरन सरफेस ज़्यादा होता है। ठीक है, बंजर सतहें यहाँ पर दिखाई देती हैं। हाउएवर वेयर द लैंड इज़ फर्टाइल, हालांकि जो जिस जगह पर फर्टाइल होता है, उपजाऊ भूमि होती है, वहाँ पर क्रॉप्स आर ग्रोन, फसलें वहाँ पर उगती हैं। द मेन क्रॉप्स आर मेज, वीट, बार्ले, ओट्स एंड पोटैटो। और यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं वे मक्का, गेहूँ, बार्ले, ओके, मक्का, गेहूँ और ज्वार, ओट्स एंड पोटैटो, जई और आलू यहाँ की मुख्य फसलें हैं। कैश क्रॉप्स नकदी फसलें, और यहाँ की जो नकदी फसलें हैं लाइक टोबैको, शुगर केन एंड कॉटन यानी तंबाकू, गन्ना और कपास यहाँ भी उगते हैं, जो कि यहाँ की नकदी फसलें हैं यानी कैश क्रॉप्स हैं। ओके, sheep rearing is the most important occupation of the people. Sheep is bred mainly for wool and has given rise to wool industry in the Wales. Merino sheep is a popular species. Okay, Merino sheep is a popular species and their wool is very warm.
Dairy farming is the next important occupation. Cattle are reared in the warmer and better regions, and the dairy products like butter, cheese, and produced for both domestic supply and also for export. ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर शिप रेयरिंग है यानी भेड़ पालन, ठीक है, तो भेड़ पालन यहाँ का मुख्य ऑक्यूपेशन है, यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है. शिप इज ब्रेड मेनली फॉर वुल एंड हैज़ गिवन राइज टू वुल इंडस्ट्री इन द वेल्स. भेड़ मुख्यतः ऊन के लिए पाली जाती है तथा इससे वेल्ड में ऊनी उद्योग, ठीक है, वुल इंडस्ट्री काफ़ी राइज हुआ, काफ़ी विकसित हुआ. मैरिनो शेप इज़ अ पॉपुलर स्पीसीज एंड देयर वुल इज़ वेरी वार्म. ओके, जो मैरिनो भेड़ है वो यहाँ की एक लोकप्रिय प्रजाति है, स्पीसीज है, और दुग्ध उत्पादन यहाँ का दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय है. डेयरी फार्मिंग इज द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन. ओके, और दुग्ध पशुपालन और दुग्ध उत्पादन यहाँ का दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय है. कैटल आर रेयर्ड इन द वार्मर, ठीक है, कैटल आर रेयर्ड in the warmer and wetter regions, and the dairy products like butter, cheese and produced for both domestic supply and also for export. Okay, पशुपालन गर्म एवं नम प्रदेशों में किया जाता है एवं मक्खन, चीज जैसे दुग्ध पदार्थों का उत्पादन घरेलू उपयोग एवं निर्यात के लिए किया जाता है. ओके, द वेल्स हैव रिच, okay, the wells have rich reserve of minerals. Iron and steel industry has developed where coal are major occupation of people of this region. Johannesburg is known for being the gold capital of the world. Kimberley is famous for its diamond mines. फिगर 9.7 आप देख सकते हैं डायमंड माइंस को. माइनिंग ऑफ डायमंड एंड गोल्ड इन साउथ अफ्रीका led to the establishment of trade ties with Britain, and gradually South Africa became a British colony. This mineral rich area has a well developed network of transport. Okay, so the wells have rich reserve of minerals. जो वेल्ड है यहाँ पर खनिजों का प्रचुर भंडार है, बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर खनिज मिलते हैं. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड वेयर कोल एंड आयरन आर प्रेजेंट. और स्टूडेंट जिन स्थानों पर लोहा एवं कोयला उपलब्ध है वहाँ लोहा एवं इस्पात उद्योग विकसित हो गया है. ठीक है, वहाँ पर लोहा और इस्पात क्या हो गया है, विकसित हो गया है. Gold and diamond mining are major occupations of people of this region. सोना और डायमंड, ठीक है, सोना और हीरा, हीरे की जो खानें हैं वो इस क्षेत्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय है. जोहान्सबर्ग इज नोन फॉर बीइंग द गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी भी, गोल्ड कैपिटल, विश्व की स्वर्ण राजधानी भी कहा जाता है. फिगर 9.7 आप देख सकते हैं. किम्बरले का पिक्चर है. किम्बरले इज़ फेमस फॉर इट्स डायमंड माइंस. और किम्बरले यहाँ की हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है. ठीक है, किम्बरले हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है. आप 9.7 फिगर में देखिए. माइनिंग ऑफ डायमंड एंड गोल्ड इन साउथ अफ्रीका लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड टाइज विद ब्रिटेन एंड ग्रेजुअली साउथ अफ्रीका बिकेम अ ब्रिटिश कॉलोनी. ओके, हीरा एवं सोने की खनन के कारण दक्षिण अफ्रीका तथा ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ एवं धीरे धीरे क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन का एक उपनिवेश बन गया, ब्रिटिश कॉलोनी बन गई. ओके, दिस मिनरल रिच एरिया हैज़ अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट. और इस प्रचुर खनिज संपदा वाले प्रदेश में यातायात की, ट्रांसपोर्ट की एक बहुत ही अच्छी विकसित व्यवस्था है. ओके, तो स्टूडेंट्स हम वेल्ड्स के बारे में पढ़ रहे थे कि वेल्ड पशुपालन एवं खनन के लिए क्या है, बहुत अधिक प्रसिद्ध है. भेड़ पालन यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है. ओके, और भेड़ मुख्यतया किसके लिए ब्रीड की जाती है, ऊन के लिए पाली जाती है. ओके, और वेल्ड में ऊनी उद्योग विकसित हुआ. मैरिनो भेड़ यहाँ की लोकप्रिय प्रजाति है और दुग्ध उत्पादन यहाँ का दूसरा मुख्य व्यवसाय है वेल्ड का. ओके, और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पशुपालन है वह गर्म और
सोनम प्रदेशों में किया जाता है। वेल्ड में खनिज का प्रचुर भंडार है और जिन स्थानों पर लोहा एवं कोयला उपलब्ध होता है वहाँ लोहा एवं इस्पात उद्योग विकसित हो गया है। सोना एवं हीरों का खनन इस प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। जोहान्सबर्ग, याद रखिएगा, जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी भी कहा जाता है और किम्बरले हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। हीरा एवं सोने के खनन के कारण, ओके स्टूडेंट्स, हीरा एवं सोने की खनन के कारण दक्षिण अफ्रीका तथा ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुए एवं धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। ओके, इस प्रचुर खनिज संपदा वाले प्रदेश में यातायात की सुविकसित व्यवस्था की है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, टुडे चैप्टर इज क्लोज। ओके, today chapter is finished and class is over. Tomorrow I will be back with new chapters of class 7th. Okay, so till then students, revise your work and be safe. Have a nice day. Bye bye.